21वीं सदी की शुरुआत में तीसरा विश्व युद्ध छिड़ जाता है और दुनिया तबाह हो जाती है। बचे हुए लोगों को लिब्रिया मिला, एक ऐसा शहर जहां एक अधिनायकवादी सरकार के नाम से जाना जाता था। टेट्राग्रामेटन काउंसिल सभी नागरिकों को प्रोजियम 2 के दैनिक इंजेक्शन लगवाती है, जो भावनाओं को दबाता है और आज्ञाकारिता को प्रोत्साहित करता है। कला और पालतू जानवरों जैसी भावनाओं को उत्तेजित करने वाली किसी भी चीज पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, और जो अपराधी उन चीजों का उपभोग करते हैं उन्हें इंद्रिय अपराधी कहा जाता है। यदि वे पकड़े जाते हैं तो उन्हें मौत की सजा दी जाती है, क्योंकि परिषद का दावा है कि जो लोग महसूस करते हैं कि वे सभी युद्धों का कारण हैं। ये सुनिश्चित करने के लिए कि हर कोई इन कानूनों का पालन करे, परिषद ने अच्छी तरह से प्रशिक्षित योद्धाओं का एक समूह बनाया, जिन्हें मौलवी कहा जाता है, जो गुंता की मार्शल आर्ट का उपयोग करके लड़ते हैं। शहर के बाहर नैदर नामक एक परित्यक्त क्षेत्र है जहां अधिकांश अवैध गतिविधियां होती हैं। वर्तमान में मौलवी जॉन और एरोल अपनी विशेष टीम के साथ अंडरग्राउंड नामक समूह के विद्रोहियों के नवीनतम समूह से निपटने के लिए छापेमारी कर रहे हैं। टीम को पता चलता है कि विद्रोहियों का एक समूह खुद को एक इमारत के अंदर बंद कर रहा है, इसलिए जब वे बाहर गोलीबारी में शामिल होते हैं तो जॉन अपने दोनों हाथों में बंदूकें लेकर पहले अंदर जाता है। वो दरवाजा तोड़ देता है और वहीं अंधेरे में इंतजार करता है, विद्रोहियों को गोली चलाने देता है और एक बार भी घायल नहीं होता है। एक बार जब आग रुक जाती है तो जॉन गुंता तकनीक का उपयोग करके सभी विद्रोहियों को गोली मारने के लिए अपनी बंदूक का उपयोग करता है, जो ज्यामिति और मनोविज्ञान का उपयोग करके ये चुनता है कि कहाँ सटीकता के साथ हमला करना है और उसे आग की रेखा से बाहर होने की अनुमति देता है। एक बार जब सभी लोग मर जाते हैं तो वे अवैध सामग्री के लिए इमारत की खोज करते हैं, और जब वे फर्शबोर्ड तोड़ते हैं तो उन्हें कला का एक विशाल संग्रह मिलता है जिसमें मोनालिसा भी शामिल है। ये पुष्टि करने के लिए कि वे असली हैं, एक स्कैनर का उपयोग करने के बाद जॉन अपने आदमियों को ये सब आग लगाने का आदेश देता है। मुख्यालय वापस जाने के दौरान जॉन ने देखा कि एरोल ने एक किताब ली है और उससे इसका कारण पूछा। एरोल बताते हैं कि टीम एक या दो चीजें पीछे छोड़ देती है, इसलिए रिकॉर्ड के साथ परेशानी से बचने के लिए वो इन साक्ष्यों को स्वयं लॉग करेंगे। इस बीच शहर में नेता पिता हर जगह स्क्रीन पर लोगों को याद दिलाते हुए दिखाई देते हैं। सिस्टम की बदौलत शांति हासिल करता है, जिससे उसे जनता का उत्साह मिलता है। पिता हमेशा स्क्रीन पर दिखाई देते हैं, लेकिन लंबे समय से किसी ने उन्हें व्यक्तिगत रूप से नहीं देखा है। जब जॉन मुख्यालय पहुंचता है तो वह तुरंत अपनी रिपोर्ट देने के लिए वाइस काउंसिल ड्यूपॉन्ट से मिलने जाता है, जिससे उसे बहुत प्रशंसा मिलती है। ड्यूपॉन्ट को आश्चर्य होता है कि एक मौलवी ने इतनी अच्छी तरह से कैसे सीख लिया है कि जब कोई व्यक्ति तीव्र भावनाओं को महसूस करता है तो उसे कैसे समझ सकता है। इसलिए जॉन बताते हैं कि उसने अपने दुश्मनों की तरह सोचना सीख लिया है। फिर ड्यूपॉन्ट ने उससे उसके परिवार के बारे में पूछा, और जॉन ने बहुत बेरुखी से उसे बताया कि उसकी पत्नी को कुछ साल पहले एक इंद्रिय अपराधी होने के कारण गिरफ्तार कर लिया गया था और जला दिया गया था। ड्यूपॉन्ट ने इसके लिए उसे डांटते हुए कहा कि एक मौलवी को ये बताने में सक्षम होना चाहिए कि उसकी पत्नी ही अपराधी है। बाद में जॉन कार की रिकॉर्डिंग देखता है और एरोल को संदिग्ध रूप से कार्य करते हुए देखता है। वो रिकॉर्ड देखने जाता है और पाता है कि एरोल कई हफ्तों से किसी भी प्रकार का साक्ष्य दर्ज नहीं कर रहा है, जिसमें आज की किताब भी शामिल है। वो उसे ढूंढने के लिए पाताल में लौटने का फैसला करता है और पाता है कि वो एक परित्यक्त चर्च के अंदर किताब पढ़ रहा है। जब जॉन उसका सामना करता है तो एरोल अफसोस जताता है कि लोगों ने वो सब कुछ खो दिया है जो उन्हें इंसान बनाता है, और जब जॉन बताता है कि अब कोई युद्ध या हत्या नहीं है तो एरोल स्वीकार करता है कि वो इंसानों को फिर से भावनाओं का एहसास कराने के लिए खुशी से कीमत चुकाएगा। फिर एरोल अपनी बंदूक तक पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन जॉन तेज है और पहले उसे मार देता है। जाने से पहले उसने एरोल का चेहरा किताब से ढक दिया। इसके बाद जॉन ब्रांड से मिलता है, जो अपने साथी के रूप में एरोल की जगह लेगा और जॉन के समान अच्छा बनने की अपनी आशा व्यक्त करता है। जब जॉन घर जाता है, बेटा रॉबी उसे बताता है कि उसने पहले एक लड़के को रोते देखा था और सोचता था कि क्या उसे अधिकारियों को सूचित करना चाहिए, इसलिए जॉन कहता है कि उसे ऐसा करना चाहिए। हालांकि वे पिता और पुत्र हैं, रॉबी जॉन को पिता के बजाय उसके नाम से बुलाता है। बाद में शाम को सोते हुए जॉन उस दिन का सपना देखता है जब उसकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया गया था। जब अधिकारियों ने उसके घर पर धावा बोला तो जॉन ने तुरंत उनमें से दो को निहत्था कर दिया, लेकिन जैसे ही उन्होंने उसे बताया कि उसकी पत्नी एक अपराधी थी, उसने लड़ना बंद कर दिया। बाहर जाते समय उसकी पत्नी ने उसे चूमा और कहा कि जब तक उनके दोनों बच्चे उसे देखते रहें तब तक वो उसे न भूले। अगली सुबह तैयार होते समय जॉन गलती से प्रोसियम की अपनी शीशी फर्श पर गिरा देता है और वह टूट जाती है। जब रॉबी ने इस पर ध्यान दिया तो उसने अपने पिता को प्रतिस्थापन के लिए इक्विलिब्रियम सेंटर में रुकने की याद दिलाई।
हालांकि जब जॉन केंद्र में पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि आतंकवादी गतिविधि के कारण यह अस्थायी रूप से बंद है और लोगों को अपनी आपूर्ति प्राप्त करने के लिए दूसरे क्षेत्र के केंद्र में जाना होगा। उस समय ब्रांड उसे एक मिशन के लिए लेने आता है, इसलिए जॉन उसे आज की प्रोसियम की कमी के बारे में बताए बिना उसके साथ जाने का फैसला करता है। फिर जॉन और ब्रांड रेडर हाउस में मैरी नाम की एक महिला से मिलने जाते हैं। जॉन मैरी को शीशे के सामने धकेलता है, लेकिन जब उसे अपनी पत्नी की याद आती है तो वह रुक जाता है। सौभाग्य से वह तेजी से ठीक हो जाता है और जब ब्रांड दर्पण को उसके कलात्मक फ्रेम के कारण नष्ट कर देता है तो अधिकारी अवैध वस्तुओं से भरे कमरे को खोजने के लिए एक दीवार को ध्वस्त कर देते हैं। हताश मैरी एक अधिकारी से बंदूक लेती है और उसका निशाना जॉन पर लगाती है, इसलिए ब्रांड उसे गोली मारने की कोशिश करता है। हालांकि जॉन ने उसे ये कहते हुए रोक दिया कि वे भूमिगत के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए उसका उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद मैरी को पूछताछ के लिए मुख्यालय ले जाया गया। जॉन उससे अन्य विद्रोहियों के बारे में पूछता है, लेकिन मैरी सवालों को नजरअंदाज कर देती है और इसके बजाय जॉन से उसके जीने के उद्देश्य के बारे में पूछती है। जॉन का कहना है कि उनका उद्देश्य उनके समाज को अच्छी तरह से चलाना है, लेकिन मैरी बताती है कि यह गोलाकार तर्क है। उसका उद्देश्य केवल अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए जीना है। जाने से पहले जॉन अपने मन को शांत करने के लिए रंगरूटों का प्रशिक्षण देखता है। उस रात जॉन ने अपना इंजेक्शन नहीं लगाया और देखा कि कैसे एरोल का शरीर भस्म हो गया है। हालांकि जब वो जागता है तो उसे एहसास होता है कि यह एक बुरा सपना था। अजीब महसूस करते हुए वो खिड़की की ओर भागता है और कांच पर लगे रंग को हटा देता है, जिससे उसे पहली बार सूर्योदय देखने का मौका मिलता है। इतना सुंदर दृश्य उसे विस्मय जैसी कई भावनाओं का अनुभव कराता है और जब उसे इसका एहसास होता है तो वो सिरिंज गन लेने के लिए बाथरूम की ओर भागता है। हालांकि वो दोबारा इंजेक्शन लगवाने के लिए खुद को तैयार नहीं कर सकता। फिर जॉन काम के लिए निकल जाता है, लेकिन मुख्यालय में प्रवेश करने से पहले वो उन्हें नष्ट करने के लिए प्रोसियम शीशियों का एक गुच्छा जमीन पर गिरा देता है। वो ये जानने के लिए कि कैसा महसूस होता है, अपना दस्ताना भी उतार देता है और दूसरे व्यक्ति पर अपना हाथ फेरता है। कार्यालय में उसने देखा कि सभी डेस्क बिल्कुल एक जैसी हैं और वो अपनी चीजों को फिर से व्यवस्थित करना शुरू कर देता है। ब्रांट ये देखता है और उससे पूछता है कि क्या हो रहा है, लेकिन जॉन उसे बताता है कि वो सिर्फ अपने स्थान का अनुकूलन कर रहा है। उनका अगला मिशन कुछ इंद्रिय अपराधियों के पीछे जाना है। जैसे ही वे उस जगह पर छापा मारते हैं, अधिकारी विद्रोहियों के खिलाफ भीषण गोलीबारी में फंस जाते हैं। एक आदमी जॉन पर हमला करने की कोशिश करता है, इसलिए ब्रंट उस आदमी को गोली मार देता है। जब जॉन उस आदमी को पकड़ता है तो वह गलती से उसकी आंखों में देखता है और देखता है कि जीवन शरीर से निकल रहा है। अब जो चीजें वो देख रहा है उससे परेशान होकर वो तुरंत शरीर छोड़ देता है, लेकिन उसे तब और बुरा लगता है जब वो अपने हाथों पर खून देखता है। जबकि अधिकारी सभी विद्रोहियों को मार देते हैं, जॉन को अवैध चीजों से भरे एक गुप्त कमरे का पता चलता है और वो करीब से देखने का फैसला करता है। उसे बीथोवेन की 9वीं सिम्फनी का विनाइल रिकॉर्ड मिलता है और वो बर्फ की दुनिया को देखते हुए उसे बजाता है। लेकिन जैसे ही वो संगीत सुनता है वो इतना प्रभावित हो जाता है कि वो ग्लोब गिरा देता है और रोने लगता है। बाद में टीम ने सब कुछ जला दिया और ब्रंट ने देखा कि जॉन एक किताब रख रहा है। एरोल को याद करते हुए जॉन बस इतना कहता है कि वो इसे स्वयं लॉक करेगा। अचानक एक अधिकारी ने घोषणा की कि उन्हें कुछ जानवर मिले हैं जो पिल्ले निकले। उनमें से कोई भी यह नहीं समझ पा रहा है कि कोई जानवरों को घर में क्यों रखेगा और आश्चर्य करेगा कि क्या विद्रोहियों ने उन्हें खा लिया। ब्रांच अधिकारियों को सभी कुत्तों को मारने का आदेश देता है और जॉन आपत्ति करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कोई अच्छा कारण नहीं सूझता, इसलिए उसे आदेश वापस लेना पड़ता है। जैसे ही टीम हर कुत्ते को बिना किसी दया के गोली मारती है, उनमें से एक पिल्ला भागने में सफल हो जाता है और जॉन के पास भागता है, जो उसे उठा लेता है और उसके चेहरे को चाटे जाने से हैरान रह जाता है। एक अधिकारी काम पूरा करने के लिए इसे वापस लेने की कोशिश करता है, लेकिन जॉन ये कहते हुए इसे वापस ले लेता है कि इसका बीमारियों के लिए परीक्षण किया जाना चाहिए। कुछ समय बाद जॉन ने ड्यूपॉन्ट के साथ एक बैठक की और विद्रोहियों की हत्या के खिलाफ तर्क दिया और बताया कि कानून के अनुसार उन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए और पूछताछ की जानी चाहिए। हालांकि ड्यूपॉन्ट ने उन्हें सूचित किया कि फादर ने एक आदेश जारी किया है जिसमें अधिकारियों को सभी विद्रोहियों को देखते ही खत्म करने का आदेश दिया गया है। बाद में जॉन कुछ देर तक मैरी को देखता है और उसके सामान वाला बक्सा मांगने का फैसला करता है। अन्य बातों के अलावा उसे एक रिबन मिलता है और उसे सूंघने के बाद वो उसे गुप्त रूप से रखने का फैसला करता है। शाम को वो पाताल में चला जाता है, इस बात से अनजान कि ब्रंट उसका पीछा कर रहा है। वहां पहुंचकर जॉन कुत्ते को छोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन चूंकि वो उसका पीछा करना बंद नहीं करता, इसलिए वो उसे वापस ट्रंक में रख देता है। जॉन उसे अपनी जैकेट भी देता है और छोटे लड़के को देखकर मुस्कुराता है।
उसी समय अधिकारी क्षेत्र में पहुंचते हैं और उसे घेर लेते हैं और उससे आईडी मांगते हैं, जिसे जॉन ने अपने कोट में छोड़ दिया था। वे उससे कार की चाबियां लेते हैं और डिक्की खोलने ही वाले होते हैं, तभी एक अधिकारी जॉन को पहचान लेता है और परेशानी के लिए माफी मांगता है। दुर्भाग्य से पिल्ला उस क्षण का उपयोग चिल्लाने के लिए करता है, इसलिए अधिकारी ट्रंक खोलते हैं और जैसे ही वे जानवर को देखते हैं, वे जॉन को घुटनों के बल बैठ जाते हैं। हालांकि जॉन अधिकारियों पर हमला करता है, उन्हें मारने के लिए अपने ही हथियारों का उपयोग करता है। वाहन में और भी आदमी इंतजार कर रहे हैं, इसलिए जॉन उन पर भी हमला करता है, उसी तकनीक का उपयोग करके उनके हथियार चुरा लेता है और कुछ ही सेकंड में उन सभी को मार डालता है। फिर वह पिल्ले को लेकर चला जाता है। अगली सुबह जॉन ने काम पर जाने से पहले प्रोसियम की अपनी शीशियों को बाथरूम के शीशे के पीछे छिपाने का फैसला किया। आज वह अपनी तलवार से प्रशिक्षण लेगा और ब्रांट उसके साथ आकर एक दोस्ताना लड़ाई शुरू करेगा। उनके कौशल लगभग समान स्तर पर हैं और जैसे जैसे वे मारपीट का आदान प्रदान जारी रखते हैं, ब्रेंट जॉन को ताना मारते रहते हैं और कहते हैं कि वह जानते हैं कि जॉन रहस्यमय हत्याओं के बारे में सोचना बंद नहीं कर सकते। उनका कहना है कि उन्हें खुशी है कि वे अधिकारी मारे गए क्योंकि अब परिषद विद्रोहियों की हार पर तेजी लाने का आदेश देगी। लड़ाई बराबरी पर समाप्त होती है और फिर दोनों निचले क्षेत्र में एक नए क्षेत्र पर छापा मारने के लिए निकल जाते हैं। जब टीम क्षेत्र की खोज करती है और एक और गोलीबारी में संलग्न होती है, जॉन विद्रोहियों के एक समूह में आता है लेकिन उन्हें छोड़ने के लिए कहता है। विद्रोहियों को डर है कि जॉन उनकी पीठ में गोली मार देगा, इसलिए उसे छिपने की जगह ढूंढने के लिए उन्हें गलियारे से नीचे ले जाना होगा। जल्द ही उनका अधिकारियों से सामना होने लगता है, लेकिन जॉन बिना किसी हिचकिचाहट के उन सभी से लड़ता है, जिससे विद्रोहियों को भागने का मौका मिल जाता है। एक भीषण लड़ाई के बाद, जिसके दौरान उसने सभी अधिकारियों को मार डाला, जॉन विद्रोहियों की तलाश में जाता है, लेकिन उसे पता चलता है कि वे पकड़े गए हैं। ब्रंट का कहना है कि वह जानता था कि जॉन विद्रोहियों को उसके पास लाएगा, फिर उसने उससे उन सभी को गोली मारने के लिए कहा, यहाँ तक कि जॉन को ऐसा करने के लिए अपना हथियार भी दिया। जॉन इसे ले लेता है और कुछ झिझक के बाद वो बंदूक ब्रंट को ये कहते हुए वापस दे देता है कि उसके लिए बेहतर होगा कि वो अपने हथियार को अपने पास रखे। ब्रंट अधिकारियों को सभी विद्रोहियों को मारने का आदेश देता है, इसलिए जॉन ठंडा चेहरा बनाए रखने में सक्षम होने के लिए कमरा छोड़ देता है। कुछ समय बाद जॉन ड्यूपॉन्ट का दौरा करता है और उसे बताता है कि वो प्रतिरोध के खिलाफ पिता का हथियार बनने के लिए तैयार है, इसलिए ड्यूपॉन्ट उसे अंडरग्राउंड को नष्ट करने का मिशन देता है। फिर जॉन मुर्दाघर में जाकर एरोल के शरीर से उस पर संदेह करने के लिए माफी मांगता है। वो एरोल के सामान की भी जांच करता है और पाता है कि उसके पास बहुत सारी तस्वीरें हैं, जिनमें से एक पर फ्रीडम शब्द है। जॉन का ध्यान उसकी ओर जाता है। वह मैरी से एरोल के बारे में पूछने के लिए उसके पास जाता है और जब वो उसे जानने से इनकार करती है तो जॉन तस्वीर दिखाता है, जिससे पता चलता है कि मैरी और एरोल एक साथ थे। चूंकि मैरी अभी भी बात नहीं करेगी, जॉन ने उसे बताया कि उसने एरोल को मार डाला, जिससे मैरी ने एक पेन उठाया और उस पर वार करने के लिए उस पर कूद पड़ी। जॉन उसे नीचे गिराने से पहले हमले को रोकता है और धीरे से उसके चेहरे को छूता है। उसके चेहरे से प्रभावित होता है क्योंकि उसे अपनी पत्नी की याद आती है। चित्र और उस पर लिखे शब्द को और अधिक देखने के बाद जॉन को फ्रीडम रीडिंग रूम नामक जगह याद है, जहां एक शिक्षक युवाओं को घोषणा पत्र पढ़ता है। जॉन उस स्थान पर जाता है और शिक्षक को धमकाने से पहले सभी छात्रों को बाहर निकाल देता है, जब तक कि उसे पता नहीं चलता कि एरोल जेगन नाम के एक व्यक्ति से मिलने के लिए यहाँ आया था। एक विचार प्राप्त करते हुए जॉन ने शिक्षक को उनके खिलाफ खड़ा करके अलमारियों को तोड़ दिया और जेगन के पास आया, जो कहता है कि विद्रोही जॉन को देख रहे थे। इसके बाद जेगन जॉन को भूमिगत स्थान पर ले जाता है, जहां विद्रोही सुंदर वस्तुओं से भरा एक गुप्त जीवन जी रहे हैं। ये सुनिश्चित करने के लिए कि वह भावनाओं को महसूस कर रहा है, जॉन को पॉलीग्राफ पर रखा गया है और जैसे ही जेगन ने मैरी का उल्लेख किया, पॉलीग्राफ मशीन पागल हो जाती है। जेगन स्वीकार करता है कि वह जानता है कि जॉन के पास मैरी का रिबन है और वह उसे बताता है कि उसकी भावनाएं तभी संतुष्ट होंगी जब वह खुद को उसके प्यार में पड़ने देगा, लेकिन जॉन बताता है कि मैरी को अगले दिन जला दिया जाएगा। तब जॉन को आश्चर्य होता है कि वह प्रतिरोध के लिए क्या कर सकता है, इसलिए जेगन ने उससे पिता को मारने के लिए कहा। जैसे ही जॉन भूमिगत से बाहर निकलता है, उसे गार्डों ने घेर लिया और ड्यूपॉन्ट ले जाया गया, जो कहता है कि उसने एक मौलवी के बारे में अफवाहें सुनी जिसने प्रोजियम लेना बंद कर दिया था। फिर वह जॉन से पूछता है कि वह हाल ही में क्या कर रहा है, जिस पर जॉन जवाब देता है कि वह विद्रोहियों से संपर्क करने का प्रयास कर रहा है और अपने प्रयासों को दोगुना करने का वादा करता है। बाद में जब वह घर पहुंचता है तो जॉन दर्पण के अंदर एक और शीशी छोड़ देता है और अपने बच्चों को सोते हुए देखता है। उत्सुकतावश वो अपने बेटे का सिरिंज बॉक्स पकड़ लेता है, तभी रोबी जाग जाता है और उससे पूछता है कि वह क्या कर रहा है। जॉन बताते हैं कि वो केवल ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि रॉबी अपनी दैनिक खुराक ले रहा है।
फिर रॉबी वापस सो जाता है, लेकिन वो जॉन को डैड कहकर चौंका देता है। अगले दिन जॉन मैरी से मिलने जाता है और अंततः उसे एहसास होता है कि वो इंजेक्शन नहीं ले रहा है। वो बता सकती है कि जॉन खोया हुआ और भ्रमित महसूस कर रहा है, इसलिए वो कुछ आराम देने के लिए उसका हाथ छूती है। इसके बाद जॉन जेगन से मिलता है और समझाता है कि पिता को मारना असंभव है क्योंकि वर्षों से किसी को भी उसे देखने की अनुमति नहीं दी गई है। हालांकि जगेन का कहना है कि जॉन को इसके लिए प्रशिक्षित किया गया है और वादा करता है कि अगर जॉन को पिता मिल गया तो विद्रोही शहर के चारों ओर सभी प्रोजियम प्रयोगशालाओं को नष्ट करने के लिए तैयार होंगे। एक बार जब हर कोई फिर से महसूस करने लगेगा तब मानव स्वभाव उनकी लड़ाई जीत जाएगा। जॉन कोशिश करने के लिए सहमत हो जाता है और जाने से पहले जेगन उसे चेतावनी देता है कि वो मैरी की फांसी को न देखे क्योंकि इससे जॉन के लिए यह और कठिन हो जाएगा। जब जॉन कार्यालय लौटता है तो वो स्क्रीन पर फांसी की तैयारी देखता है और यह उसे अपनी पत्नी की मौत के फुटेज देखने के लिए प्रेरित करता है। जॉन को बहुत बुरा लगता है जब वो खुद को वीडियो में देखता है और इस तथ्य पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देता है कि उसकी पत्नी को जिंदा जलाया जा रहा है। अपनी गलती की भरपाई करने की चाहत में जॉन मैरी को बचाने के लिए भस्म कक्ष की ओर भागता है। दुर्भाग्य से जब तक वो वहां पहुंचता है मैरी पहले से ही चैम्बर के अंदर होती है और मशीन टर्बाइन पहले ही चालू हो चुकी होती है। इन्हें अभी नहीं खोला जा सकता क्योंकि अगर खोला गया तो टर्बाइन सड़कों पर विस्फोट कर देंगी। मैरी के मरने पर जॉन अपने आंसुओं को रोकने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन अंततः वो इसे और बर्दाश्त नहीं कर पाता और बाहर भागता है। उसी समय ब्रांट उसे गिरफ्तार कर लेता है और सबके सामने उसकी पिटाई करने के बाद उसे ड्यूपॉन्ट ले जाता है। ब्रांट का कहना है कि जॉन मैरी के साथ शामिल था और उसने ही नीचे के अधिकारियों को मार डाला था। हालांकि जॉन ड्यूपॉन्ट को मौलवियों के बीच गद्दार को बेनकाब करने के अपने मिशन के बारे में याद दिलाता है और दावा करता है कि ब्रेन ही वो व्यक्ति है जिसे वे तलाश रहे हैं। ड्यूपॉन्ट उस बंदूक की जांच करने के लिए आगे बढ़ता है जिससे अधिकारियों की मौत हुई और ऐसा प्रतीत होता है कि यह ब्रांट का हथियार है। उलझन में ब्रांट अपने पास मौजूद बंदूक को देखता है और उसे पता चलता है कि यह जॉन की है क्योंकि उसने उसे पिछली रात बदल दिया था। इसे छुपाने के लिए जॉन ने ड्यूपॉन्ट को बताया कि जब ब्रांट ने उसे गिरफ्तार किया तो उसने उसका बंदूक ले लिया। ड्यूपॉन्ट ने लोगों को फैसले के लिए ब्रांट को ले जाने का आदेश दिया, लेकिन उन्होंने जॉन को ये भी सूचित किया कि कानून के अनुसार अभी भी एक टीम को उसके घर की तलाशी लेने की आवश्यकता है। जॉन इससे ठीक होने का दिखावा करता है और टिप्पणी करता है कि वो निराश है कि भूमिगत विनाश का साधन होने के बावजूद वो अभी तक अपने पिता से नहीं मिल पाया है। बाद में जॉन छुपी हुई शीशियां लेने के लिए घर वापस भागता है, लेकिन जब वह दर्पण को घुमाता है तो उसे जगह खाली मिलती है। उस समय रॉबी ने खुलासा किया कि उसने अपने पिता की सुरक्षा के लिए अधिकारियों के मिलने से पहले ही शीशियां ले ली थीं और कबूल किया कि उसने और उसकी बहन ने अपनी मां की मृत्यु के बाद से इंजेक्शन लेना बंद कर दिया है। जाने से पहले जॉन उन्हें अपना आशीर्वाद देता है। कुछ क्षण बाद जॉन एक योजना शुरू करने के लिए विद्रोहियों से मिलता है। वो परिषद को फोन करता है और उन्हें सूचित करता है कि वो भूमिगत स्थित है। जल्द ही अधिकारी सभी विद्रोहियों को गिरफ्तार करने आते हैं और जॉन को पिता से मिलने के योग्य नायक माना जाता है। बैठक के दिन परिषद पहले जॉन को एक परीक्षण से गुजरती है। एक मौलवी से हथियार छीनने का सबसे आसान तरीका पूछने से पहले वे उसे अपने हथियार सौंप देते हैं और उसे एक पॉलीग्राफ से जोड़ देते हैं। अचानक ब्रेंट आता है और फुसफुसाता है कि आप उससे इसके लिए पूछें। तभी स्क्रीन पर पिता प्रकट होते हैं और समझाते हैं कि ब्रेंट की गिरफ्तारी एक पुरानी योजना का हिस्सा थी। वर्षों से पिता भूमिगत घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो विद्रोहियों की तरह सोच और महसूस कर सके। पिता का कहना है कि जॉन ही एकमात्र व्यक्ति था जो अपना असली चेहरा उजागर करने से पहले ऐसा कर सकता था। ये पता चला कि वो ड्यूपॉन्ट है जो इस तथ्य को छिपाने के लिए रिकॉर्डिंग का उपयोग कर रहा है कि उसके असली पिता की कई साल पहले मृत्यु हो गई थी। परिषद ने उन्हें पिता का स्थान लेने और उनकी परंपराओं को जारी रखने के लिए चुना। इस तरह धोखा दिए जाने से क्रोधित होकर जॉन ने अपनी आस्तीन में छिपाई हुई बंदूकें निकाली और सभी पर गोली चलाना शुरू कर दिया और अपने महान कौशल का उपयोग करके उन सभी को सेकंडों में मार डाला। फिर जॉन ड्यूपॉन्ट को बताता है कि वो उसके लिए आ रहा है और स्क्रीन पर शूटिंग करने के बाद वह हत्या की होड़ में जाने के लिए कमरे से बाहर निकलता है। हर एक गार्ड को गोली मारता है जो उसके रास्ते में आने की हिम्मत करता है और उसके रास्ते में एक नरसंहार छोड़ देता है। जब वो अंततः ड्यूपॉन्ट पहुंचता है तो ब्रंट वहां अंगरक्षक के रूप में मौजूद होता है। ब्रंट के पीछे जाने से पहले जॉन कुछ और गार्डों को मारने के लिए आगे बढ़ता है जो एक तलवार पकड़ लेता है ताकि वे ठीक से लड़ सकें। उनके प्रशिक्षण के विपरीत इस बार जॉन गंभीरता से लड़ता है और केवल कुछ त्वरित हमलों के साथ वह ब्रंट का चेहरा काटकर उसे मार देता है।
फिर ड्यूपॉन्ट एक बंदूक पकड़ लेता है और जॉन पर हमला करता है, जो एक मृत गार्ड से बंदूक लेता है और तुरंत अपना बचाव करता है। ड्यूपॉन्ट एक महान लड़ाकू है और पहले तो जॉन के साथ रह सकता है, लेकिन जल्द ही जॉन उस पर हावी हो जाता है और उसकी बंदूक लेते ही उसे हरा देता है। जीवित रहने के लिए बेताब, ड्यूपॉन्ट दया की भीख मांगता है और कबूल करता है कि वह भी थोड़ा दोषी महसूस करता है। हालांकि जॉन फिर भी बिना किसी पश्चाताप के उसके सिर में गोली मार देता है। इमारत छोड़ने से पहले जॉन पिता के संदेशों को प्रसारित करने वाली मशीनों को नष्ट कर देता है। इसे विद्रोहियों द्वारा एक संकेत के रूप में देखा जाता है, जो तुरंत पूरे शहर में प्रोसियम कारखानों पर बमबारी शुरू कर देते हैं। अब स्थानीय लोग समझ सकते हैं कि सिस्टम के खिलाफ लड़ने का समय आ गया है। सदस्यता लेना और सूचनाएं चालू करना सुनिश्चित करें ताकि आप इस तरह के और वीडियो देख सकें। देखने के लिए धन्यवाद।